वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, कल अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 9 की, जिसके अंतर्गत हमने अन्योन्य प्रेरण को समझा था और उसी के साथ वो अपना लेसन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया था। आज अपने एक नए लेसन की बात करेंगे जो कि अपने पास होगा लेसन नंबर 10, जिसका नाम होगा प्रत्यावर्ती धारा। इस लेसन में से भी एक आध डेफिनेशन बच्चों अपने सिलेबस में हटाई गई है, बाकी सिलेबस एज इट इज़ जो लास्ट ईयर था वही सेम रखा गया, यानी कि हमें कंप्लीट लेसन ये पूरा पढ़ना होगा। तो इस कड़ी में सबसे पहले अपने बात करेंगे कि दिष्ट धारा क्या होती है, उसके बाद अपने प्रत्यावर्त धारा वगैरह को समझने वाले हैं। तो दिष्ट धारा क्या होती है? एक्चुअल में धारा क्या होती है कि जब कोई भी आवेश है वो गति करता है तो आवेशों के अपवहन वेग के कारण धारा उत्पन्न होती है। और जो उत्पन्न होने वाली धारा या प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दिष्ट धारा और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। अब दिष्ट धारा कौन सी होगी, प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होगी? एक्चुअल में क्या होगा कि जब करंट फ्लो होगा तो किसी परिपथ में करंट फ्लो करवाने पर यदि वह करंट यानी कि धारा समय के सापेक्ष नियत बनी रहती है तो उस धारा को दिष्ट धारा कहेंगे, डीसी करंट कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। और यदि धारा का मान समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा हो, अब वो लगातार भी परिवर्तित हो सकता है, वो टुकड़ों के रूप में यानी कि स्पंद के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन वो समय के सापेक्ष परिवर्तित होना चाहिए और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना भी टाइम है उसमें कंप्लीट वो नियत नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार की धारा को अपने कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों, दिष्ट धारा किसे कहते हो? वह प्रवाहित धारा जो समय के सापेक्ष नियत रहती है, धारा का परिमाण भी नियत रहेगा और धारा की डायरेक्शन है वो भी निश्चित दिशा में ही बनी रहेगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो वह धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों ही समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, उस धारा को अपने क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। तो इसको अपने स्ट्रक्चर के रूप में देखना चाहें तो जैसे कि ये इधर अपने धारा ले लिया, ये दिष्ट धारा होगा, इधर अपने टाइम t ले लेंगे तो जो भी धारा का मान होगा वो नियत रहेगा, यानी कि जीरो वाले पॉइंट पे, जीरो समय पे यदि प्रारंभ में धारा का मान इतना था तो कंटिन्यू धारा का मान इतना ही बना रहेगा, समय को चाहे आप कितना भी इंक्रीज कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि धारा का जो मान है वो समय के सापेक्ष क्या है? नियत है। तो इस नियत मान की और नियत डायरेक्शन वाली धारा को अपने क्या कहना है? दिष्ट धारा कहना है। अब अपने बात कर लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। प्रत्यावर्ती होता है एसी, अल्टरनेट करंट। अब ये एसी क्या होगा, अल्टरनेट करंट क्या होगा? वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तित होते हैं तो उसे अपने क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। अब जो धारा का मान और दिशा होता है यानी कि परिमाण और दिशा होता है वो समय के सापेक्ष लगातार यानी कि सतत रूप से भी परिवर्तित हो सकते हैं और वो टुकड़ों के रूप में भी परिवर्तित हो सकते हैं। उसके आधार पर अपने धारा को यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर एक होती है वर्गाकार धारा, जो कि वर्गाकार रूप से परिवर्तित होगी। दूसरा होता है त्रिकोणीय धारा, और तीसरा होता है ज्यावक्रीय धारा। ये तीन प्रकार की अपने यहाँ पे धाराएं होती हैं, वर्गाकार, त्रिकोणीय और ज्यावक्रीय। अब ये वर्गाकार धारा कौन सी होगी? ग्राफ के रूप में इसको समझेंगे, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। इस प्रकार से इधर हमने टी ले लिया, इधर धारा प्लस होगी, इधर धारा माइनस होगी। धारा लगातार चेंज होगी तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगी। तो धारा एक्चुअल में होगा क्या कि वो इस प्रकार से वर्गाकार रूप में चेंज होगी। ये स्टेप बनेगा। पहले धारा कुछ समय तक नियत थी, फिर एकदम से नेगेटिव आ गई, चेंज हो गई, फिर नियत हो गई, फिर एकदम से चेंज हो गई, फिर नियत हो गई, फिर एकदम से चेंज हो गई। यानी कि धारा का मान कुछ समय के लिए ही नियत है, वो कंटिन्यू प्रारंभिक समय से लेके अंतिम समय तक लगातार धारा का मान चेंज नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की ये जो धारा होती है वो धारा चेंज तो हो रही है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा तो है, लेकिन किस रूप में चेंज हो रही है? वर्गाकार रूप में चेंज हो रही है। तो इस धारा को अपने क्या कहेंगे? वर्गाकार धारा बोलने वाले हैं। अब त्रिकोणीय धारा क्या होगी? चलो त्रिकोणीय धारा को अपने समझ लेते हैं। अपने पास कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई, इधर ये समय t हो गया, इधर धारा प्लस हो जाएगी, इधर धारा माइनस हो जाएगी। तो अब धारा किस प्रकार से? त्रिकोणीय यानी कि त्रिभुज के रूप में चेंज होगी, अर्थात धारा इस प्रकार से चेंज होने वाली है। तो इस प्रकार से चेंज होने वाली धारा होगी, उसको अपने क्या कहेंगे? त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पे धारा की डायरेक्शन बोल तो कुछ समय प्लस है, कुछ समय माइनस है, यानी कि प्लस और माइनस में जाना ही धारा की डायरेक्शन को चेंज होना बोला जाता है।
तो यहाँ पे धारा का परिमाण कुछ समय बढ़ा, फिर लगातार घटा, दिशा भी चेंज हो गई, फिर बढ़ा, फिर उसके बाद घटेगा, यानी कि धारा का मान कंप्लीट समय में बढ़ता भी है, घटता भी है, डायरेक्शन भी चेंज होती है क्योंकि वो प्लस और माइनस दोनों साइड में आता है। तो इस प्रकार की जो धारा होती है वो क्या कहलाती है? त्रिकोणीय प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तीसरा अपने बात करें ज्यावक्रीय धारा, तो ज्यावक्रीय धारा में क्या होता है कि धारा का मान सतत रूप से परिवर्तित होता है। प्रत्येक बिंदु पे आपको धारा का मान है, वो डायरेक्शन है, वो भिन्न भिन्न मिलेगी। अब उसको आप कैसे समझोगे? उसको आप ऐसे समझोगे, और अपना पूरा लेसन है वो ज्यावक्रीय धारा के ऊपर ही डिपेंड होगा। तो यहाँ पे जिसको अपने साइन वेव बोलेंगे, साइन वेव यहाँ पे बनने वाली है, ये प्लस वाई हो गया, ये माइनस आई हो गया। इस प्रकार से हमें धारा का वक्र यानी कि ग्राफ है वो नज़र आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वो ज्यावक्रीय परिवर्तन होता है। कौन सा? ज्यावक्रीय। और ये जो वेव बच्चों आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अपने साइन वेव। कौन सी वेव बोलते हैं? साइन वेव बोलते हैं। यदि यही प्लस से स्टार्ट हो जाती ना, इस प्रकार से चलती, तो उसको बोल देते हैं अपने कोस वेव। ओके, तो ध्यान रखना ये साइन वेव होता है इस प्रकार का। और ज्यावक्रीय धारा में क्या होता है कि धारा का परिमाण और डायरेक्शन सतत रूप से लगातार परिवर्तित होते हैं समय के सापेक्ष। तो प्रत्यावर्ती धारा हमने किसे कहा? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका परिमाण व दिशा समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तित होती है, और उस परिवर्तन के आधार पे अपने क्या कहते हैं कि वर्गाकार धारा, त्रिकोणीय धारा और ज्यावक्रीय धारा, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा होगी वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो गई है? 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गई है। साथ में हमने दिष्ट धारा को भी समझा। अब अपने आगे बात करने वाले हैं कि अपने पास ये जो प्रत्यावर्त धारा होती है जिसको अपने ज्यावक्रीय के रूप में पढ़ने वाले हैं, कंप्लीटली ज्यावक्रीय के रूप में पढ़ेंगे, पूरा लेसन ज्यावक्रीय धारा पे ही चलेगा। तो अब इसका तात्क्षणिक मान क्या होता है, औसत मान क्या होता है, वगैरह वगैरह सारे अपने इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं अपने ज्यावक्रीय धाराओं के बारे में। तो बच्चों अपने बात करेंगे तात्क्षणिक धारा की। तात्क्षणिक धारा या तात्क्षणिक वोल्टता दोनों को अपने एक साथ समझेंगे। तात्क्षणिक धारा मान लो या तात्क्षणिक वोल्टता, इन दोनों को अपने एक साथ समझने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। तो क्या होगा तात्क्षणिक धारा और तात्क्षणिक वोल्टता? तात्क्षणिक, संधि विच्छेद करके समझो, तत्काल किसी क्षण विशेष पे, तात्क्षणिक, तत्काल किसी क्षण विशेष पे जो भी धारा का मान होता है या जो वोल्टता का मान होता है उसे अपने तात्क्षणिक धारा या तात्क्षणिक वोल्टता कहते हैं। जैसे अपने परिपथ में अपने धारा प्रवाहित कर रहे हैं और लगातार धारा का मान चेंज कर रहे हैं, तो किसी क्षण विशेष पर हमसे किसी ने पूछ लिया कि धारा कितनी है, तो उस समय कितनी धारा बह रही है वो अपने मान बता देंगे। जैसे अपने तात्क्षणिक की बात करूँ तो आप गाड़ी के वेग से अच्छे से समझ पाओगे कि गाड़ी चल रही है सड़क के ऊपर, कभी उसका वेग 50 होता है, कभी उसका 70 चला जाता है वेग, कभी 125 चला जाता है। तो किसी ने हमसे पूछा कि गाड़ी का वेग कितना है, तो उस क्षण विशेष पे गाड़ी किस रफ्तार से दौड़ रही थी वो उस गाड़ी का तात्क्षणिक वेग होता है। ओके, तो यहाँ पे तात्क्षणिक धारा किसे कहोगे? तत्काल किसी क्षण विशेष पे धारा को तात्क्षणिक धारा कहते हैं, और तत्काल किसी क्षण विशेष पे वोल्टता को अपने क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वोल्टता कहते हैं। अब तात्क्षणिक धारा या तात्क्षणिक वोल्टता का बच्चों एक समीकरण होता है, वो ये होता है I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। और ये समीकरण हमने कहाँ प्राप्त किया था? ये समीकरण हमने लेसन नंबर 9 में प्राप्त किया था, जब हमने एक आर्मेचर को घूर्णन गति करवाई थी। उस केस में हमें प्रेरित धारा का मान इतना मिला था। तात्क्षणिक वोल्टता की यदि मैं बात करूँ तो वोल्टता का सूत्र हमें बच्चों इतना मिला था, वी नोट साइन ओमेगा टी। हालांकि वोल्टता का समीकरण हमें ई के पदों में मिला था, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। वहाँ पे हमने वोल्टता को ई बोला था, इस लेसन में अपने वोल्टता को वी बोलने वाले। ई और वी वैसे सिमिलर बातें होंगी, तो वी बराबर क्या बन जाएगा? वी नोट साइन ओमेगा टी। तो तात्क्षणिक धारा का समीकरण होता है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, और तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण होता है वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ये जो आई नोट है वो क्या होगा? आई नोट होगा अधिकतम धारा। जहाँ इसकी शब्दावली को समझ लेते हैं, जहाँ आई नोट क्या होता है? अधिकतम धारा होता है। ओके, वी नोट क्या होता है? साथ में अपने ओमेगा टी को भी समझेंगे। ओमेगा टी क्या होगा बच्चों? धारा का कला कोण होगा। ओमेगा टी क्या होगा? धारा का कला कोण। ओके, इसी प्रकार से अपने इनकी बात करें तो वी नोट क्या होता है? वी नोट होता है अधिकतम वोल्टता, और ओमेगा टी क्या होता है? ओमेगा टी होता है वोल्टता का कला कोण, वोल्टता का कला कोण। ओके, और टी यहाँ पे समय होगा। यहाँ पे ओमेगा टी और ओमेगा टी दोनों ही कला कोण है, कला कोण और कला कोण।
दो कला कोणों के अंतराल को कलांतर कहते हैं। याद रखना, आगे हम इसको यूज में लेने वाले हैं। जैसे कि हमसे कोई ये बोल दे कि ये दो समीकरण है आई और वी की, दोनों का कलांतर ज्ञात कीजिए, तो कलाओं का अंतर, कला कोणों का अंतर कलांतर होता है। तो इसका कला कोण ओमेगा टी है, दूसरे वोल्टता का कला कोण भी ओमेगा टी है, तो दोनों का जो कलांतर फाई निकल के आता है बच्चों, वो कितना बन जाता है? 0 बन जाता है। तो यहाँ पे कलांतर कितना आएगा? 0 आएगा। तो आई नोट और वी नोट तो ये अपने अपने संगत के मैक्सिमम मान है, और ओमेगा टी यहाँ पे कला कोण है, और टी यहाँ पे लगने वाला समय, यानी कि धारा कितने समय तक प्रवाहित की गई है वो समय यहाँ पे होता है। ये शब्दावली आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, अदरवाइज आगे के पूरे लेसन में आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। अपने तात्क्षणिक धारा या वोल्टता के बाद देखते हैं धारा या वोल्टता का शिखर मान, धारा या वोल्टता का शिखर मान। अब अपने क्या करेंगे, जब अपने किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ये प्लस आई हो गया, ये माइनस आई हो गया टी समय। तो इस पॉइंट के ऊपर आप क्या देखते हो कि धारा का अधिकतम मान हमें प्राप्त होता है। तो किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा का जो अधिकतम मान हमें प्राप्त होता है वही धारा का शिखर मान कहलाता है। उसके संगत जब हमें वोल्टता अधिकतम प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाता है? वोल्टता का शिखर मान कहलाता है। और तात्क्षणिक समीकरण के अंदर जब आप अधिकतम धारा देखते हो तो यहाँ पे आई नोट है वो क्या चीज़ होता है? अधिकतम धारा होता है। और वोल्टता के अंदर जो अधिकतम वोल्टता देखते हो वो क्या होता है? अधिकतम वोल्टता वी नोट होता है। ओके, तो अधिकतम धारा आई नोट से रिप्रेजेंट हो रही है तात्क्षणिक समीकरण के अंदर, और अधिकतम वोल्टता यानी कि शिखर मान है वो वी नोट से रिप्रेजेंट हो रहा है। और किसी परिपथ में धारा या वोल्टता के अधिकतम मान को अपने क्या कहते हैं? धारा या वोल्टता का शिखर मान कहते हैं। अब अपने बच्चों एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले औसत मान की, धारा या वोल्टता का कौन सा मान चेक करेंगे? औसत मान चेक करेंगे। तो धारा या वोल्टता का औसत मान, चलो इसको अच्छे से समझते हैं। तो धारा या वोल्टता का औसत मान क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा अपने पास, धारा या वोल्टता का औसत मान। औसत मान से आप समझ सकते हो एक एवरेज मान, माध्य मान धारा का। एक पूरे चक्कर में हमने करंट फ्लो करवाया, यानी कि इस प्रकार से अपने पास आरेख तैयार हुआ, ये प्लस आई हो गया, ये माइनस आई हो गया, ये टी समय हो गया। तो क्या करेंगे, एक पूरे चक्कर में हमें धारा प्राप्त हो रही है जी। यहाँ से समय काउंट शुरू करते हैं, यहाँ पे आधा समय हो गया आवर्तकाल का आधा, यहाँ पे एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर पूरा होने में लगने वाला समय आवर्तकाल होता है, कैपिटल टी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे आधा चक्कर पूरा हुआ तो आधा आवर्तकाल यानी कि T/2 समय हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे आधे का भी आधा हो गया तो ये T/4 हो जाएगा। यहाँ आधे से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये बन जाता है 3T/4। इस प्रकार से अपने टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। 0, T/4, T/2, 3T/4 और T, इस प्रकार से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो धारा का औसत मान किसे कहोगे? औसत मान हम कैसे निकालते हैं? कुल मान बटे में लगने वाला समय, यानी कि एक संपूर्ण चक्कर में धारा का कुल मान बटे में संपूर्ण चक्कर में लगने वाला समय, वो क्या कहलाएगा? औसत धारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? औसत धारा। औसत धारा किसे कहोगे? एक संपूर्ण चक्कर में, एक संपूर्ण चक्कर में धारा का कुल मान। ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले के ऊपर अपने पास 8 से 10 डेरिवेशन होंगी। कुल मान, धारा का कुल मान, ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। और लगने वाला कुल समय, ये हो गया अभी औसत धारा का मान। औसत धारा को अपने 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आई एवरेज लिखो, या फिर आई के ऊपर बार लगाओ, या फिर आई को इस प्रकार से 2 त्रिभुज ग्रेटर देन और स्मॉल, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में लिख दो। ये औसत धारा को लिखने के 3 तरीके होंगे। एक पूरे चक्कर में धारा का कुल मान कितना होगा और बटे में कुल समय कितना आएगा। एक पूरे चक्कर में लगने वाला जो कुल समय होता है उसका मान तो हमेशा कैपिटल टी होता है, आवर्तकाल हो जाता है, समय में कोई दिक्कत नहीं है। कुल समय तो कैपिटल टी होगा, आवर्तकाल होगा। लेकिन पूरे चक्कर में धारा का कुल मान कितना होगा? कुल मान कैसे ज्ञात करोगे? प्रत्येक पॉइंट के ऊपर धारा को चेक करो, प्रत्येक पॉइंट पे धारा को चेक करो इस प्रकार से, और सारी पॉइंटों की धारा को आपस में जोड़ दो तो प्रारंभ से लेकर अंतिम तक धारा आ जाएगी। अब प्रत्येक पॉइंट पे धारा को चेक करना,
और सबको फिर आपस में जोड़ना दैट्स नॉट पॉसिबल, बहुत क्रिटिकल काम है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक पॉइंट की धारा होती कितनी है, प्रत्येक पॉइंट की धारा तात्क्षणिक धारा होती है, तत्काल किसी क्षण विशेष की किसी निश्चित बिंदु की धारा होती है, वो कौन सी धारा होती है, तात्क्षणिक धारा होती है। तो प्रत्येक पॉइंट पे आपको धारा मिलेगी, वो होगी आई नोट साइन ओमेगा टी। अब आई नोट साइन ओमेगा टी तो हजारों लाखों पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, यानी कि इस प्रकार की धारा तो हजारों लाखों हैं, आपस में इनको जोड़ना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यानी कि आपको करना क्या होता है कि प्रत्येक पॉइंट की जो भी धारा होती है, जिसको हम तात्क्षणिक धारा बोलते हैं, उस धारा को आप इंटीग्रेट कर देते हो। और इंटीग्रेट यदि आप करते हो तो मान क्या बनता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। स्टार्टिंग यहाँ पे समय की लिमिट लगानी है, समय के पदों में इंटीग्रेशन हो रहा है, समय 0 से स्टार्ट होगा 0, और लास्ट में समय कहाँ तक आ रहा है, कैपिटल टी तक आ रहा है। तो ये अपने पास औसत धारा का सूत्र निकल के आता है, कुल धारा बटे कुल समय, और कुल धारा तात्क्षणिक धारा के इंटीग्रेशन से प्राप्त होगी, बटे में लगने वाला कुल समय आ जाएगा। ये हमने एक पूरे चक्कर की बात की है। औसत धारा जरूरी नहीं कि हमें एक पूरे चक्कर की बात हो सकता है आधे चक्कर में धारा निकालनी पड़े या 2 चक्कर में धारा निकालनी पड़े। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 चक्कर की बात करोगे तो 2 चक्कर पूरे करने में कुल धारा, 2 चक्कर में समय कितना लगेगा, 2t समय लगेगा, एक चक्कर में t, अगले वाले में फिर t, यानी कि 0 से लेकर 2t तक की लिमिट आएगी, और बटे में कुल समय कितना आएगा, वो भी 2t आएगा। कहने का मतलब जितने चक्कर में आपको धारा ज्ञात करनी होती है उसी की रेंज में आपको लिमिट लगानी होती है, और उसी के अकॉर्डिंग नीचे कुल टाइम भी निकल के आता है। ये कोई इश्यू नहीं है, जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे कितना समय हुआ, कितनी लिमिट लगेगी, उसको लगातार सीखते चलेंगे। लेकिन आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज धारा, एवरेज करंट है वो किस प्रकार से ज्ञात होती है। तो कुल धारा बटे में कुल समय निकल के आता है। तो बच्चों ये अपने पास आज का बेसिक था, कल से अपने डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगी। बिना इस फॉर्मूले के आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।